हर हर महादेव मित्रों। आज की कहानी तंत्र पर आधारित है जिसका नाम है तंत्र विद्या का दुरुपयोग। कहानी सुनने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिना विलंब किए कहानी सुनते हैं जिसका नाम है तंत्र विद्या का दुरुपयोग। नरकंकाल। जी हाँ, नरकंकाल। एक नहीं, तीन तीन नरकंकाल। सभी मजदूरों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सभी के चेहरे स्याह पड़ गए थे। कोई भी खुदाई का काम आगे करने के लिए तैयार नहीं था। पुरातत्व विभाग में मेरी नई नई नियुक्ति हुई थी उस समय, और मेरे निर्देशन में पहली बार खुदाई का काम हो रहा था असम के उस घोर जंगली इलाके में। मनोहर लाल उस इलाके का ठेकेदार था। वह जंगल की कटाई का ठेका लिया करता था। उसी ने खुदाई के लिए 30-40 मजदूरों का इंतजाम किया था। बातचीत में मनोहर लाल से पता चला था कि वह टीला भूतहा है। रात में अक्सर प्रेतात्माएं घूमती हैं वहाँ। टीले के बगल में बेताल बाबा का जो मंदिर है, सुनने में आता है कि अमावस की काली अंधेरी रात में वहाँ सारी प्रेतात्माएं इकट्ठी होती हैं और जलसा करती हैं। मंदिर से कुछ दूर एक मंजिला पक्का मकान भी था। वह भी काफ़ी पुराना हो चुका था। उसकी कई दीवारें गिर चुकी थीं। खुदाई का काम बंद हो जाने के कारण मुझे परेशानी हो रही थी। मैं अपने सहयोगी डॉक्टर सक्सेना को लेकर खुदाई की जगह पहुंचा। लगभग 16-17 फीट नीचे एक पक्के चबूतरे के भीतर वे तीनों नरकंकाल मिले थे। मैंने ध्यान से देखा तो तीनों साबुत थे, कहीं से टूटे नहीं थे। उनमें से 2 नरकंकाल पुरुषों के और एक स्त्री का था। परीक्षण करने से पता चला कि 2 कंकाल कम उम्र के थे। आगे के परीक्षण के लिए कंकालों की खोपड़ियां अलग कर अपने साथ लेता आया और उसकी सूचना अधिकारियों को दे दी। उस दिन सांझ का समय था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। वातावरण में घोर नीरवता छाई हुई थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए बेताल बाबा के मंदिर के टूटे चबूतरे पर बैठ गया। न जाने कब तक बैठा रहा, खोया खोया सा। अचानक मकान के खंडहर की ओर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। बड़ी दर्दनाक चीख थी वह। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैं 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुका। सवेरे पिंगुल ने, जो कि मेरा स्थानीय नौकर था, मुझे बताया, साहब, उस मकान में शास्त्री जी का भूत रहता है। कभी कभी वही चिल्लाता है। फिर उसने मुझे जो बताया वह सब बड़ा विचित्र लगा मुझे। उसने बताया लगभग 40-50 साल पहले उस मकान में रमाकांत शास्त्री नामक एक युवक रहता था। काफ़ी पढ़ा लिखा था वह। किसी एकांत स्थान पर रहकर वह दर्शन शास्त्र की पुस्तक लिखना चाहता था और इसी इरादे से वह एकांत में बने मकान में रहने आया था। बाहर कम ही निकलता था वह। एक दिन न जाने वह कहाँ चला गया, लापता हो गया एकाएक, और फिर आज तक वापस नहीं लौटा। पिंगुल से मुझे यह भी पता चला कि रमाकांत शास्त्री की शादी गांव के मुखिया लक्ष्मण प्रसाद की इकलौती बेटी मीनाक्षी से होने वाली थी। मुखिया ने ही रमाकांत शास्त्री को शहर से बुलवाया था और अपना वह मकान उसे रहने के लिए दिया था। मीनाक्षी काफ़ी सुंदर आकर्षक युवती थी, पढ़ी लिखी भी थी। मीनाक्षी रमाकांत को और रमाकांत मीनाक्षी को चाहने लगे थे। कभी कभी शाम के समय वे दोनों इसी टीले पर घूमने चले आते थे। घंटों बैठे बात करते रहते थे। मगर जिस दिन रमाकांत गायब हुआ, उसी दिन मीनाक्षी की लाश रमाकांत के मकान के दरवाजे पर पाई गई। वह अचानक कैसे मर गई, इसका पता कभी किसी को नहीं चल पाया। डॉक्टरों ने बतलाया कि मीनाक्षी की हृदय गति बंद हो जाने से मौत हुई थी। इस भयानक घटना से मुखिया को इतना सदमा पहुंचा कि वह पागल हो गए और कुछ ही दिनों में उनकी भी मृत्यु हो गई। लड़की के सिवाय परिवार में और कोई नहीं था, इसलिए उनकी सारी लवारिस संपत्ति सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। तुमको ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? मैंने पिंगुल से पूछा। साहब, मेरी माँ मुखिया के घर बर्तन मांजती थी और मैं भी चाकरी करता था। उस समय वह टीला नहीं था। उसकी जगह एक बड़ा मंदिर था जो 3 तल्लों का था। 2 तल्ला तो जमीन के भीतर और तीसरा तल्ला ऊपर था, जहाँ तक मेरा ख्याल है।
वह बौद्धों का मंदिर था, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे बौद्ध भिक्षु मंदिर में इकट्ठे होते थे और अपना पूजा पाठ करते थे। पिंगुल का कहना सही था। एक शिलालेख के आधार पर वहाँ एक प्राचीन बौद्ध मठ का पता चला था। कभी किसी समय तथागत ने अपने शिष्यों के साथ उस मठ में कुछ समय बिताया था। सरकार को भी वहाँ प्राचीन बौद्धकालीन वस्तुएं मिलने की संभावना थी, इसलिए खुदाई की जा रही थी। पिंगुल की बातें सुनकर पूरी रात मेरे मन में रमाकांत और मीनाक्षी का काल्पनिक चित्र उभरता और मिटता रहा। सोचने लगा, कहीं वे तीनों कंकाल रमाकांत, मीनाक्षी और मुखिया के तो नहीं हैं? अगर हैं तो तीनों एक साथ एक स्थान पर कैसे मिले? मेरे सामने यह विकट प्रश्न था। मजदूरों के अभाव में काम रोक देना पड़ा। डॉक्टर सक्सेना तो दिल्ली चले गए, मगर मैं वहीं रह गया, इसलिए कि मनोहर लाल ने मजदूरों की व्यवस्था करने का मुझे वचन दिया था। एक दिन देखा, नरकंकालों की खोपड़ियाँ गायब थीं। घोर आश्चर्य हुआ। काफ़ी खोजने पर भी पता नहीं चला इस घटना के। 2-3 दिन बाद एक युवक मुझसे मिलने आया कैंप में। काफ़ी सौम्य और शांत लगा मुझे। सुंदर और आकर्षक तो था ही, पढ़ा लिखा भी था, मगर उसकी भावभंगिमा मुझे कुछ विचित्र सी लगी। जब मैंने पूछा कि क्या काम है उसे मुझसे, तो वह शांति से बोला, जब मजदूरों का इंतजाम हो जाए तो टीले के भीतर की खुदाई सावधानी से कराएं। वहाँ एक पुरानी पांडुलिपि मिलेगी, जिससे सारे रहस्यों पर से स्वयं पर्दा हट जाएगा। जब मैंने पूछा कि पांडुलिपि के बारे में उसे कैसे मालूम हुआ, तो पहले तो उसने मेरी ओर घूर कर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, मेरा नाम ही रमाकांत शास्त्री है। यह पांडुलिपि मेरी खुद की लिखी हुई है। रमाकांत शास्त्री? चौंक पड़ा मैं। मगर इस नाम का युवक 40-50 साल पहले लापता हो गया था। अगर तुम वही रमाकांत शास्त्री हो तो तुम्हारी आयु 70 के आसपास होनी चाहिए, मगर तुम तो अभी नवयुवक हो। मगर मेरी बात का उस युवक ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस निर्विकार भाव से मेरी ओर देखता रहा। मित्रों, इस तरह तंत्र विद्या का दुरुपयोग भाग 1 का समापन होता है। अगले भाग को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।